जंग इजराइल जीत चुका है। वॉशिंगटन डीसी यही चाहता था जो हो रहा है इस वक्त। आपको किसने कहा कि वॉशिंगटन डीसी ये नहीं चाहता था? वॉशिंगटन डीसी यही चाहता था मिडिल ईस्ट के अंदर ये एक दूसरे को मारे, एक दूसरे पे हमले करें और वो इस चीज का फायदा उठाए और ग्रेटर इजराइल की तरफ मूव करें, ये कमजोर से कमजोर तरीन हो जाए। पहले भी इनका पैसा सारा यहूदियों के बैंकों में पड़ा है, पहले भी वही कंट्रोल करते हैं चीमा साहब। और फिर उसके बाद ये है कि अब हालात अबतर हो जाए और उसके बाद ये इतने कमजोर हो जाएं कि उनके पांव में लेट लेट कर माफिया भी मांगे और रोजाना खैरात उनसे मांगे। अब हालात उस तरफ जाए। अमेरिका तो वैसे मैंने जिस तरह बताया ना, वो तो साथ वैसे ही उसका अल्टीमेटली लोग समझते थे कि इजराइल अमेरिका का बच्चा है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अमेरिका इजराइल का बच्चा है। मैंने रिसेंट अभी दोबारा, मैं हमेशा जब भी कोई फैक्ट आती, कुछ चीज आती है, उसके बारे में रिसर्च शुरू कर देता हूं। हालांकि ये गलत बात है, मुझे पहले इस पर रिसर्च कर 1896 में जो ड्रीम देखा गया था ज़ायनिस्ट स्टेट का, उससे लेकर आज आप देख लें जिस वक्त इन्होंने ज़ायनिस्ट इजराइल की बुनियाद रखी। यहां पे यह जरूर बताना चाहूंगा, ज्यूज में और ज़ायनिस्ट में फर्क है बड़ा। इनके 12 फिरके हैं, सारे के सारे जो हैं वो कत्लो गारत के हक में नहीं है चीमा साहब। ये सिर्फ जो एक एक्सट्रीम वर्जन है वो इसके हक में है। बल्कि मैं इस पर थोड़ा सा एतराज यहां भी करना चाहूंगा। अगले दिन इस वक्त मुल्क दुनिया के बादशाह, बेताज बादशाह बीबी नेतन्याहू ने कहा है कि ना सिर्फ शिया बल्कि सुन्नी एक्सट्रीमिज्म भी जो है वो खतरा है दुनिया के लिए। मैं अगर उनसे गुजारिश करना चाहूं, अगर एक्सट्रीमिज्म का डिफाइन कर देते तो मेहरबानी होती उनकी। और दूसरा, अगर ज़ायनिस्ट एक्सट्रीमिज्म हो तो उसके बारे में, एक्सट्रीमिस्ट हो तो उसके बारे में क्या ख्याल है? अगर एक जूइश अगर एक क्रिश्चियन एक्सट्रीमिस्ट होता है उसके बारे में क्या ख्याल है? और फिर उसके बाद अगर हिंदू, कोई भी दूसरा सिख, कोई भी अगर एक्सट्रीमिस्ट होता है तो उसको क्या नाम देंगे आप? ये कोई डिफाइन ना बीबी नेतन्याहू ना करता है और ना ही मेरे जो विश्व गुरु हैं ना वो ही तकलीफ करते हैं कि वो बता दें कि जो 30 करोड़ जो वो यरगमाली इस वक्त भारत में बैठे हैं उन्होंने जिंदगी किस तरह गुजारनी है, वो भी नहीं बताते कि ये खतरा उनके लिए किस लिए है। जो वो कर्नल जो इन्होंने एक रखी थी शो पीस के लिए दहशत गर्दों की, जब इन्होंने बहन बनाई थी तो उसको बताते कि दिस इज द गाइडलाइंस टू लिव इन इंडिया। अगर उसको बता दिया जाता तो शायद उसके लिए आसानियां होती, आने वाले उसके बच्चों के लिए आसानियां होती। लेकिन चीमा साहब, ये जंग आप हार चुके हैं जंग होने से पहले। मैं उस पर अर्ज करना चाहूं चीमा साहब, हिस्ट्री के औराक अगर देखें, जो लोग मीडिया को कंट्रोल करते हैं वो कभी जंगें हारे हैं? वो कभी जंगें हारे हैं चीमा साहब जो मीडिया को कंट्रोल करते हो? जंग तो वो जीत चुके हैं, आप हार चुके हैं। मैं जब इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तो मुझे साथ ही एक वाकया नजर आया चीमा साहब के सदाम हुसैन का स्टैचू। जी जी, आपकी बात काटने लगा हूं, मुझे जुमला याद आ गया विंस्टन चर्चिल का। उसने कहा, हिस्ट्री विल बी काइंड टू मी बिकॉज आई इंटेंड टू राइट। थैंक यू। मैं लिखांगा तो मेरे काइंड ही होगी। चीमा साहब, हिस्ट्री कहते हैं हिज स्टोरी, किसकी ताकतवर की स्टोरी। गरीब तो बेचारा मारा जाता है ना, वो खत्म हो जाता है। गाजा के बच्चों की स्टोरियां ना को लिखेगा, ना हॉलीवुड उसके ऊपर, ना बॉलीवुड, ना शालीवुड, ना कवालीवुड, ना कुछ उसके ऊपर मूवी बनाएगा। जरूरत नहीं होगी किसी की। जो 3.5 लाख लोग कत्लेआम हुआ चीमा साहब, जो 1 लाख इराकी फौजी सोल्जर जो मारे गए थे जब कुवैत से वापस आ रहे थे, उनकी स्टोरी कौन लिखेगा? हिस्ट्री होती है हिज स्टोरी। किसकी स्टोरी? जीतने वाले की, ताकतवर की। आगे चलते चीमा साहब, मैं मुझे फौरन याद आया, मैं ये किस तरह स्टेटमेंट दे रहा हूं कि ईरान जंग हार चुका है, बल्कि आप भी जंग हार चुके हैं, जंगे आने वाली भी हार चुके हैं। और कैसे हार रहे हैं? हारेंगे, हार चुके हैं। बल्कि दुनिया के अंदर आप हर जंग शुरू होने से पहले हार चुके हैं। सदाम हुसैन का स्टैचू गिराने की कोशिश की चंद लोगों ने, रस्से उसके गले में डाल के, तो वो उसको खींच के गिरा नहीं पाए थे। अमेरिकन सोल्जर्स ने जीपें और गाड़ियां बांध के जब उसको नीचे फेंका, तीसरे हफ्ते मेरे बहुत बड़े मौसम जॉर्ज बुश जूनियर ने एक शिप से खड़े होकर कह दिया था, मिशन अकम्प्लिश्ड। अमेरिका में कई दफा यह कहा जा चुका है कि वहां पे अब इस वक्त कोई ऐसा एदाव बाकी नहीं रहा जिस पे हम बम मारे। ये कई दफा कहा गया यहां पे, कहते कुछ भी नहीं बचा वहां पे। लीडर भी मर चुके हैं, 190 बम मारे गए हैं चीमा साहब।
कल उस आइलैंड के ऊपर, खार के जजीरे के ऊपर 90 आइलैंड मारेंगे। और उस पर एक दूसरी दलील दूंगा, मैं बदकिस्मती के साथ वकील हूं, दलाइल के साथ बात करता हूं। अगर खत्म हो चुका है, ईरान तबाह हो गया है, वहां पे कुछ नहीं बचा, तो साउथ कोरिया से थर्ड सिस्टम को उठा के तेल अवीव में जाने की क्या जरूरत थी भाईजान? क्या जरूरत थी? आप समझते हैं, मैं मानता हूं हम नाक में रोटियां डालते हैं, मुसलमान हैं हम ऐसे ही हैं, बेवकूफ पैदा होते हैं, जिन्नात के जरिए हुकूमतें चलाते हैं। हमें अभी आज भी फूंके मार मार के कुछ लोग हमारे कैंसर का इलाज कर रहे हैं। मैं जानता हूं हम बेवकूफ हैं, हम पैदाइशी एबनॉर्मल हैं, लेकिन थर्ड सिस्टम क्यों ले जा रहे हैं आप साउथ कोरिया से उठा के? 6 सिस्टम है पूरी दुनिया में, 4 तबाह हो चुके हैं और शार्टेज हो गई थी, तो वहां से साउथ कोरिया से उठा के तेल अवीव क्यों ले गए आप उसको? अगर ईरान के पास सकत नहीं है तो डर किस बात का भाईजान? किस बात का डर? चले कोई नहीं चीमा साहब, हम हमारा कसूर सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम तालीम से दूर हैं। हमें खुदा ने ब्लैक गोल्ड दिया था, हमने उससे सिर्फ 50-50 बच्चे पैदा किए हैं। हमने रोल्स रॉयस गाड़ियां खरीदी हैं, हमने उससे व्यागरा और सियालस खरीदी है। हमने ना हॉस्पिटल बनाया, ना यूनिवर्सिटी बनाई है, और ना इंग्लिश और मैथ और ना स्टेम सब्जेक्ट पे गए चीमा साहब। ये मुझे कहां से पता चला? जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी है इजराइल की, 1896 में जब मूवमेंट शुरू हुई थी, वहां से पढ़ी चीमा साहब। और फिर जब पहले जूश पढ़े लिखे जूश फलस्तीन ले जाए गए थे, तो वो किस तरीके से वहां से उन्होंने सिस्टम को मैनिपुलेट किया, उनकी आबादी वहां पे क्या थी और किस तरह वो फैले, और आज पूरी दुनिया के मालिक वो है, 16 मिलियन लोग पूरी दुनिया। आप हर जंग हार चुके हैं, आप जंग शुरू ही ना करें खुदा के लिए। आप हर जंग आपके मुंह पे मारी जाएगी। आप जिंदगी में सिर्फ दुनिया तो फेरा पाना आए हो, 3 टाइम की रोटी खाना है, 3 टाइम की रोटी खाओ, डकार मारो, एक दूसरे से गले वड्डो। कल लकी मरवत में आपने SHO मार दिया है चीमा साहब, मारो एक दूसरे को, दंद पे कड़ दे जे थे थोड़े यूट्यूबर बैठे दंद पे कड़ने सारी देड़ी आप चीमा साहब। और इस्लामाबाद के ऊपर 2 ड्रोन चले गए कच्ची आबादियों से उड़ के, और उसको मेरा विश्व गुरु का जो वतन है वहां से आ रहा है। तालिबान अपनी जबान के पक्के हैं, उन्होंने कहा कि तुम काबल आओगे, इस्लामाबाद घुस के मारेंगे। ठीक है, ये वेजिटेरियन कौम, ये ऐसा सॉफ्ट मजहब है चीमा साहब, जो खुद वेजिटेरियन है, गोश्त नहीं खाते, पूरी दुनिया का हर पाकिस्तानी और हर मुसलमान का खून देखना चाहते हैं। और देखें कैसी दुश्मनी, देखें कंट्राडिक्शन चीमा साहब। मेरे विश्व गुरु ने कहा था, मैं मुसलमानों के, भारतीय मुसलमानों के कपड़े देखकर पहचान लेता हूं कि ये मुसलमान है। पाकिस्तान वो कहते हैं खंड भारत का हिस्सा है, हर बच्चे के गले में खून, और पिंडी में घुस गए, कराची में घुस गए, हर जगह। सऊदी अरब जाके मोहम्मद बिन सलमान को कहते हैं हम तो भाई हैं, चुमियां लेते तो गले लगते, कहते हम भाई हैं। और मौलाना मुत्तकी जो जिन्होंने सोमनाथ मंदिर गिराया, जो इनकी 25-25 हजार बच्चियां ले जाके काबुल में बेचते थे चीमा साहब, मौलाना मुत्तकी पठान अफगानी, उनको कहते हैं हमारे सके भाई। वाह भाई वाह, ब्रावो चीमा साहब, ब्रावो ब्रावो। चलो कोई नहीं चीमा साहब, मैं बिलीव करता हूं ये इलेक्शन जीत जाते हैं भारत में, लेकिन भारत हार जाता है। इलेक्शन ये जीतते हैं, मुल्क हार जाता है, और हार चुका है चीमा साहब। 30 करोड़ मुसलमानों का हल बता दें तो मैं उसी दिन अपना केस सरेंडर कर दूंगा। या तो उनको डिपोर्ट कर दो, उनको कत्ल कर दो, या उनको घर वापसी करा लो, हल बता दो मुझे, मैं उसके बाद बात ही नहीं करूंगा। देन इंडिया, भारत इज फ्रॉम फॉर हिंदूज ओनली, डिक्लेयर कर दो ना, इनको डिपोर्ट करो जो चाहते हो आप। लेकिन आप कर नहीं पाओगे। जब मैं ये बात करता हूं तो चीमा साहब उसी वक्त कहते हिंदुओं का पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ओ यार क्या होना है, या तो 97% पाकिस्तानी मुसलमान है, और जो टूटे फूटे थे सारे छोड़ के चले गए हिंदू, जाते हैं वहां से फिर वापस आ जाते हैं। तुम भी नहीं एक्सेप्ट करते हो भाई उसको, जलील करते हो उनको। मैं खुद दिल्ली के बाहर एक दफा खुद जाके उनके मैं बस्तियां देख कर आया, जिन हालतों में वो बैठे थे पाकिस्तानी हिंदू जाके वहां पे। चल को छोड़े चीमा साहब, एक जो फजूल डिस्कशन है, दूसरी चीज पे आते हैं। चीमा साहब अटैक हो चुका है खार जजीरे पे, 5000 के करीब सोल्जर्स अमेरिकन जाने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद इस वक्त जनेवा में अली बहरीनी है जो इस वक्त ईरान के इस वक्त जो नुमाइंदे हैं वहां पे, उन्होंने कहा है कि ईरान हार्मूज को पुरअमन इस्तेमाल के लिए खोलने के लिए तैयार है। लेकिन पुरअमन आपको किसने क्या खोलेगा? क्योंकि अमन चाहिए दुनिया को, दुनिया को तो अमन चाहिए ही नहीं, दुनिया को तो जंगें चाहिए।
और दूसरा उन्होंने शर्त ये रखी ईरान ने कि अगर पेमेंट हमें युआन में की जाए तो हम जहाजों को जाने देंगे। कल टर्की के एक जहाज को इजाजत दी गई है, वो कहते हैं हमसे इजाजत लें तो गुजर जाए। ये चीमा साहब, फ्रांस और इटली इस वक्त ईरान से बातें कर रहे हैं, दोनों मिलकर कि हमारे जहाजों को गुजरने की इजाजत दी जाए। चीमा साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है, इस वक्त देखा जाए, चीन के अंदर लाइनें लग चुकी हैं पेट्रोल पंपों के ऊपर, हालात ये है। और उसके बाद चीमा साहब, सिचुएशन इज गेटिंग वर्स्ट एंड वर्स्ट। $100 से ऊपर बैरल जा चुका है। और चीमा साहब, यूरोप अपनी अकेले की लॉबी कर रहा है ईरान से किसी तरीके से कन्वेक्स करने की। और लेकिन चीमा साहब, इस वक्त अमेरिका $2 बिलियन, $1.5 बिलियन से $2 बिलियन पर डॉलर इस जंग के अंदर जो खर्च कर रहा है। और चीमा साहब, ये मुझे नहीं लगता ये इतना आसानी से होगा, क्योंकि वहां से रेजिस्टेंस अभी तक हो रही है। सुकून तभी आना था बीबी नेतन्याहू को कि सुकून, देखें चीमा साहब, आज मैं बल्कि 2 शर्तें आई हैं चीमा साहब ईरान की तरफ से, पहली दफा 2 कंडीशंस आई हैं। एक तो वो कहते हैं हम अगर 2 शर्तों के बारे में बड़ी मजाक के शर्तें 2 ईरान ने रखी हैं। एक तो उन्होंने कहा जी हमारी सारी तबाही का खर्चा दे दें हमें, हम जंग बंद कर देते। दूसरा, गल्फ कंट्री GCC कंट्रीज के यहां से अपने सारे चीजें उठा के ले जाएं। अब इसका जवाब बीबी नेतन्याहू क्या देगा, वो बड़ा मजाक है। दरअसल मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजरायल ने फरवरी के अंत में ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों पर बड़े हमले किए, जिसके बाद पूरा क्षेत्र युद्ध की आग में झुलस गया। इसके जवाब में ईरान ने भी इजरायल और आसपास के इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिससे खाड़ी देशों तक तनाव फैल गया और तेल सप्लाई पर भी असर पड़ा। इसी युद्ध को लेकर पाकिस्तानी राजनीतिक विश्लेषक साजिद तरार ने बेहद चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त दुनिया की असली ताकत इजरायल के पास है और मुस्लिम देशों को हकीकत समझनी चाहिए कि शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल चुका है। तरार ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका लंबे समय से मिडिल ईस्ट में ऐसी स्थिति चाहता था जिससे क्षेत्र में अस्थिरता बने और भू राजनीतिक समीकरण उसके पक्ष में रहे। लेकिन दूसरी तरफ कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है और हालात और भी खतरनाक हो सकते हैं। दरअसल ईरान लगातार जवाबी हमले कर रहा है और संघर्ष तीसरे हफ्ते में भी जारी है। इस युद्ध में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और दुनिया के बड़े नेता अब युद्ध रोकने की अपील कर रहे हैं। हाल ही में वैश्विक नेताओं ने भी हिंसा रोकने और तत्काल युद्ध विराम की मांग की है। तो सवाल यही है, क्या सच में इजराइल इस जंग को जीत चुका है या फिर मिडिल ईस्ट की ये लड़ाई अभी और लंबी चलने वाली है? क्योंकि अगर ये संघर्ष बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा, बल्कि तेल की कीमतों से लेकर दुनिया की अर्थव्यवस्था तक सब पर पड़ेगा।